ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन भार्गव इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था संविधान निर्माण, जिसके अंतर्गत मैंने आपको संविधान सभा के निर्माण से पहले की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम बात करेंगे संविधान निर्माण जब कैबिनेट मिशन आया भारत में, उसके बाद की क्या घटनाएं हुई। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा को फाइनली मंजूरी देने वाला कौन था? कैबिनेट मिशन योजना। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। फाइनली मंजूरी किसने दी थी? कैबिनेट मिशन योजना ने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कहा था कि चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होगा, चुनाव होगा अप्रत्यक्ष आधार पे। तो अप्रत्यक्ष आधार पे चुनाव माना गया था। दूसरी बात, अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन योजना की, तो आपको बताया था मैंने कि ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे, तो भेजा किसके द्वारा गया था? क्लेमेंट एटली के द्वारा। और इन्होंने कहा था कि भारत के अंदर मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। अब देखिए, यदि हम बात करें प्रारंभ में संविधान सभा के अंतर्गत 389 सदस्य, कितने? 389 सदस्यों के लिए कैबिनेट मिशन इन्होंने एक टारगेट रखा था कि 389 मेंबर जो हैं वो संविधान सभा में लाए जाएंगे। इसलिए अगर आपका प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा की प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी, तो आप क्या लिखेंगे? 389। इस 389 में से 292 सदस्य आएंगे ब्रिटिश भारत प्रांत से, अर्थात वे प्रांत जो किसके अंडर होंगे? गवर्नर जनरल के। वहां से कितने आएंगे? 292। 93 सदस्य चुने गए देशी रियासतों से, अर्थात 93 सदस्य कहां से आएंगे? देशी रियासत से। और 4 सदस्य आएंगे चीफ कमिश्नरी प्रदेश से। देखिए, आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी, चीफ कमिश्नरी प्रदेश आप समझ लीजिए आज के केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस समय इनको चीफ कमिश्नरियां कहते थे या कमिश्नरी प्रदेश कहते थे या केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब ध्यान देना, आपको एक चीज मैंने बताई थी कि 1909 के अंतर्गत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जन्म हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना में जो अपने संविधान सभा के चुनाव हुए थे उसमें भी आपको बता देता हूं कि ये चुनाव सांप्रदायिक आधार पर ही हुए थे, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था के आधार पर ही हुए थे। क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग के अलग, मतलब मुस्लिम लीग वाले कैंडिडेट जो थे उनको मुसलमानों ने वोट दिया था, सिखों को वोट सिखों ने दिया था। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि भारत की जो संविधान सभा थी, संविधान सभा वो निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। जो ब्रिटिश भारत प्रांत थे, प्रांतीय असेंबली के सदस्य, चुने हुए सदस्यों ने अपने समुदाय में से कुछ लोगों को चुनना था। नंबर एक बात ध्यान देना कि प्रांतीय जो असेंबलीज थी, उन असेंबलियों के जो लोग थे, जिस समुदाय के लोग थे, वो अपने लोगों को चुनेंगे। ये तो ब्रिटिश भारत प्रांत में बात की गई, अर्थात ये तो हो गए निर्वाचित। हालांकि हुआ अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है जनता द्वारा। जैसे कि मान लीजिए शहरी क्षेत्र में पार्षद को चुनते हैं, वो प्रत्यक्ष चुन लिया। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच को चुनते हैं या पंचों को चुनते हैं, वो प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष हो गया, निर्वाचित। देशी रियासतें जो थी, उनके मुखिया जो थे अपना सदस्य मनोनीत करने के लिए वो स्वतंत्र थे, इसलिए देशी रियासतों में क्या हुए थे? मनोनीत किए गए थे। ये जो ब्रिटिश भारत प्रांत थे, ये किसके अंतर्गत आते थे? गवर्नर जनरल के अंतर्गत आते थे। देशी रियासतों राजा के अंडर आती थी। और चीफ कमिश्नरी प्रदेश ये एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि ये जो गवर्नर जनरल है इसका एजेंट, गवर्नर जनरल के एजेंट के अंदर चीफ कमिश्नर प्रदेश थे। उस समय कितने थे? 4, अर्थात दिल्ली, दूसरा कुर्ग जो कर्नाटक कहा जाता है वर्तमान, तीसरा बलूचिस्तान, और चौथा आपके राजस्थान का प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, जो कि वर्तमान अजमेर जिला है। अजमेर वो मारवाड़ और मेवाड़ जो बताते हैं वो एंड, वो प्रदेश मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो प्रदेश है ये केंद्र शासित प्रदेश होता था। यहां से आपके 4 लोग थे चीफ कमिश्नरी से, ठीक है। तो संविधान सभा में 389 सदस्यों का चुनाव होना था। आपको प्रश्न की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी वहां पर। अब ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान देना, भाषा जो है प्रश्न की वो बहुत मायने रखती है, बहुत ही मायने रखती है। क्योंकि अगर भाषा की गड़बड़ हो तो प्रश्न आगे चल के आपको पता है डिलीट भी हो जाते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स बड़े होनहार हैं कि पिछली बार जब क्लास में हमारी बात हो रही थी, कहते गुरुजी महाराणा प्रताप को देख के बस चेतक की याद आती है, तो इसीलिए महाराणा प्रताप पढ़ते ही हमने चेतक उत्तर भर दिया। ये शायद पिछले रीट के एग्जाम में हुई थी ये बात कि महाराणा प्रताप और स्टूडेंट ने उत्तर भर दिया चेतक, जबकि वहां पर था महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम है,
तो अब आप घोड़े और हाथी में फर्क आपको पता है, काफी फर्क होता है। तो यहाँ पर भी आपको होना था या हुआ, इनमें आपको फर्क देखना पड़ेगा कि संविधान सभा में कितने सदस्यों के लिए चुनाव होना था। प्रस्तावित था 389, लेकिन आगे चल के आपको ध्यान रखना होगा 389 पर चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 389 के अंतर्गत 292 प्लस 4, ये जो आपकी देशी रियासतें हैं, इन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया। अब देखो परफॉर्मा आपके सामने है, पूरा प्रारूप आपके सामने रख रहा हूं। प्रारंभिक सदस्य संख्या 389 थी, लेकिन पहली बात, देशी रियासतों ने स्वतंत्र रहने की मांग की, इसीलिए इन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया। ये जो स्वतंत्र रहने की मांग की थी ना देशी रियासतों ने, इसका मैं अभी इसी के बाद मैं आपको जिक्र करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है रियासतों का एकीकरण जो हुआ था। ठीक है, तो जो देशी रियासतें थी, इन्होंने बोला था हमने स्वतंत्र रहना है, इसीलिए कितने सदस्यों ने भाग नहीं लिया? 93 सदस्यों ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वाले कौन थे? 292 प्लस 4, अर्थात ब्रिटिश भारत प्रांत और चीफ कमिश्नरी प्रदेश, अर्थात कितने हो गए? 296 सदस्य। तो आपका प्रश्न अगला बनता है, संविधान सभा में चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर। तीसरी बात, ये चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946। बिल्कुल क्वेश्चन आता है, उत्तर भरेंगे आप जुलाई अगस्त 1946। न वो जुलाई पूछेगा न अगस्त पूछेगा। अगर आपका प्रश्न आया तो वो इसी तरह पूछेगा कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, और आपको उत्तर भरना है जुलाई अगस्त 1946। चौथी बात, जब भारत के अंदर संविधान सभा चुनाव हुआ, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? बच्चे उत्तर भर के आएंगे माउंटबेटन। माउंटबेटन नहीं आएगा उत्तर में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा वेवेल। वायसराय भारत के कौन थे? वेवेल। क्योंकि आपको बता देता हूं कि वेवेल जो थे, जब आपको इन्होंने भारतीयों के सामने एक योजना रखी थी, वेवेल योजना 1945 में, उस पर फिर शिमला सम्मेलन भी हुआ था। वहां पर भी हमने इनको अस्वीकार कर दिया था, मुस्लिम लीग भी नहीं माना था, और बाद में ये अस्वीकार कर दिया गया था। तो यहाँ पर भी अपने वायसराय कौन थे? वेवेल थे। माउंटबेटन आए थे फरवरी 1947 में, तब से लेकर कौन रहेंगे? माउंटबेटन रहेंगे आजादी तक, और आजादी के बाद भी 20 जून 1948 तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 296 पर। जुलाई अगस्त 1946 के अंतर्गत क्या हुआ? चुनाव संपन्न हुआ, और भारत के वायसराय कौन थे? वेवेल थे। अब ये 296 सीटें जो थी ना, इसमें देखिए 296 सीटों के अंदर 208 सीटें तो जीती कांग्रेस, 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, और 15 सीटें मिली अन्य को। अन्य में कुछ बताते हैं, 8 पार्टियां थी, छोटे दल थे, और 7 इसमें निर्दलीय भी थे, मतलब स्वतंत्र उम्मीदवार भी थे, वो भी जीते थे, और अन्य कुछ पार्टियां थी वो भी जीते थे। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं, जो संविधान, अपने भारतीय संविधान के निर्माता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। कुछ स्टूडेंट क्या है, उनको एक बात में समस्या आती है कि सर जो BR अम्बेडकर है उनका चुनाव बंगाल से हुआ था या बंबई से हुआ था? तो आपको बता देता हूं कि इसके पीछे क्या कहानी थी। देखिए संविधान सभा के अंदर क्या हुआ था, BR अम्बेडकर, ऐसा माना जाता है कि नेहरू पटेल उनको शामिल नहीं करना चाहते थे संविधान सभा में, क्योंकि जब गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31, 32, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले BR अम्बेडकर थे, वहां पर उन्होंने यही बात रखी थी। महात्मा गांधी जो गए थे देश के, मतलब प्रतिनिधित्व करने गए थे कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जबकि अंबेडकर वहां भी अगर बात कर रहे थे तो दलितों के समुदाय के लिए बात कर रहे थे। अब प्रॉब्लम यह थी कि वो चाहते थे, उन्हें पता था जवाहरलाल नेहरू को, कि यदि अंबेडकर यहाँ पर उनको शामिल किया तो कहीं ना कहीं वो दलितों के आधार की बात करेंगे, और खाली भारत के ही नहीं, पाकिस्तान के भी, जो मतलब बाद में पाकिस्तान बना, क्योंकि पूरा वो भारत तो अखंड भारत था ना, एक ही भारत था, इसीलिए इनके दलितों की बात करेंगे, इसीलिए वो शामिल नहीं करना चाहते थे। इसीलिए जब इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया अम्बेडकर ने बंबई से, तो कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया वहां पर। मतलब कहने का मतलब एक होता है ना चुनाव प्रचार, कि जबरदस्त प्रचार किया, और वहां पर कांग्रेस ने बंबई के अंदर अपनी जीत हासिल की। अब अंबेडकर को पता चल गया था कि मैं यहां पर जीत नहीं पाऊंगा, मतलब कांग्रेस का इतना बोलबाला है कि उसके सामने जीतना आसान है ही नहीं। लेकिन उसी समय क्या होता है कि बंगाल के अंदर, आपको बता देता हूं, उनके मित्र थे जोगेंद्र नाथ मंडल। अंबेडकर के मित्र जोगेंद्र नाथ मंडल उनको इनविटेशन देते हैं कि आप बंगाल से चुनाव लड़ो, और उन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा। मुस्लिम लीग ने और कुछ स्थानीय पार्टियों ने उनको समर्थन दिया,
और क्या होता है कि बी आर अम्बेडकर बंगाल से चुनाव जीत जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात रही कि वो उन्होंने बंगाल से चुनाव जीतकर संविधान सभा में एंट्री तो ले ली, लेकिन दूसरी तरफ अब एक नई राजनीति हो गई। नई राजनीति ये हुई कि भारत का विभाजन हो गया और जिस क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था, बंगाल के जिस क्षेत्र से जैसुर खुलना क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, ये क्षेत्र चला गया पूर्वी बंगाल अर्थात उस समय पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश में। तो अब ये नई राजनीति सामने आई कि जिस क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा वो तो पूर्वी बंगाल में चला गया। तब उसके बाद ये बात जब माउंटबेटन तक पहुंची, और आपको बता देता हूं कि ये बंबई के जो प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री पद कहा जाता था, उन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने फैसला लिया कि अंबेडकर जो है उन्होंने वो चुनाव जीत कर आए हैं संविधान सभा में, और कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव जीता है, इसीलिए अब कांग्रेस का फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं उनको इलेक्शन उनका जीता माना जाए और उनको कहीं से जीत दर्ज करवाई जाए। तब उनको बंबई से चुना गया और बंबई से जीत उनकी मानी गई। तो अगर आपका प्रश्न आता है कि अंबेडकर ने जो संविधान सभा में कहां से जीत के आए थे, उत्तर में बंगाल बंबई दोनों हो तो आप उत्तर बंबई भरेंगे। परंतु यदि अगर प्रश्न आ जाए कि मूल रूप से उन्होंने निर्वाचन कहां से लड़ा था, तब आप क्या भरेंगे, बंगाल उत्तर भर देंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे अंतिम रूप से कहां माने गए थे, बंबई से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये एक स्टूडेंट के सामने एक पहेली है कि उन्होंने चुनाव कहां से लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके अंदर हम बात करते हैं कि जैसे मुस्लिम लीग ने चुनाव तो लड़ लिया, अब देखो चुनाव लड़ लिया लेकिन पाकिस्तान चाहिए, अलग चाहिए, क्योंकि संविधान किसका बन रहा है, भारत का। और कैबिनेट मिशन तो उनको वैसे विरोधी संस्था लगी कि ये तो कोई काम की नहीं है, और आगे मतलब जिन्ना वैसे खुश नहीं थे इनके जितने भी डिसीजन आ रहे थे, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल न होने का फैसला लिया था। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन द्वारा किस प्रकार चुनाव हुए थे, कि निर्वाचित हुए थे, ये मनोनीत हुए थे ये सदस्य। खैर इन्होंने तो भाग लिया था देशी रियासतों ने, क्योंकि देशी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा संविधान सभा की मीटिंग्स के बारे में। देखिए, यदि बात करते हैं संविधान सभा की मीटिंग्स के बारे में, तो प्रारंभिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुलाई अगस्त में चुनाव हुए और चुनाव जीत गए, और फटाफट उसी साल 1946 में कहते जितनी जल्दी हो सकता है आप चुनाव करवा, जितनी जल्दी हो सकता है आप संविधान बनाना शुरू कर दीजिए। वो क्या है कि अगर अपने क्या है छोटे बच्चे को कह देना चल बेटा तेरे को आइसक्रीम दिला के लाते हैं, तो फिर बस वो आपको जीने नहीं देगा जब तक आइसक्रीम नहीं मिलेगी। बस आपने कह के गलती कर दी। एक उसी प्रकार की एक जल्दी हो गई थी कांग्रेस को कि जितनी जल्दी हो सके संविधान बनाओ, और 9 दिसंबर 1946 को फटाफट पहली मीटिंग रख ली, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को। देखिए टोटल हुए तो 12 अधिवेशन थे, 165-66 मीटिंग हुई थी, लेकिन ये पहली 3 मीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत मायने रखती है। तो ये ध्यान देना कि पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946। पहली बात ये तीनों मीटिंग कहां हुई थी, दिल्ली, जो वर्तमान अपना संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है, उसमें ये तीनों मीटिंग होती है। 9 दिसंबर 1946 मैंने बताया ना, जल्दबाजी में पहुंच गए संसद भवन केंद्रीय कक्ष में, पहली सीट पर जाकर 11-12 महान हस्तियां बैठ गई, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान लोग थे वो बैठ गए वहां पर। अब प्रॉब्लम ये सामने आई, हम पहुंच तो गए हैं, अध्यक्षता कौन करेगा। अब ये अध्यक्षता की प्रॉब्लम सामने आई कि अध्यक्ष किसे चुना जाए संविधान सभा का। एक बार चाहे स्थायी और चाहे अस्थायी हो, टेम्परेरी चुना जाए, लेकिन एक अध्यक्ष तो होना चाहिए। अब दिमाग वहां उस समय दिमाग में आया कि अपने अध्यक्ष चुनना भूल गए। तो एक फ्रांस के अंदर एक सिस्टम है कि जो वरिष्ठ व्यक्ति है, वरिष्ठता के आधार पे किसी को आप हेड चुनते हैं, किसी को अध्यक्ष चुनते हैं, प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो वो जो फ्रांस की जो रीति के हिसाब से 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का एक बार के लिए अस्थायी अध्यक्ष, एक बार हमें सिर्फ अस्थायी अध्यक्ष चाहिए था, तो वो चुना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका प्रश्न 2 बनते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम तो प्रथम ही होगा, ये ध्यान रखना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कहां से इलेक्ट होकर आए थे, बिहार से। ठीक है, अब देखिए पहली मीटिंग 211 सदस्य है। देखो पूर्व में कुछ किताबें हैं 207 सदस्य बताती हैं, जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो 211 बताते हैं कि 211 सदस्यों ने इस मीटिंग में भाग लिया। अब आप कहेंगे सर चुने ज्यादा गए थे, 211 ही कैसे। भैया मैंने बताया था ना 296 पर मुस्लिम लीग तो स्पष्टता ही मना कर गया था कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे,
क्योंकि वो इसके खिलाफ थे, उनकी मांग थी अलग पाकिस्तान निर्माण किया जाए। दूसरी बात, 11 दिसंबर 1946 की बात करते हैं तो इन्होंने स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, और स्थायी अध्यक्ष किसे चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, और संविधान बनने तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या स्थायी अध्यक्ष। इसके बाद कोई भी अध्यक्ष चेंज नहीं हुआ। आपको ध्यान रखना होगा अध्यक्ष कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कहां से इलेक्ट होकर आए थे? बिहार से। कुछ समय बाद आगे चलकर इन्हें एक उपाध्यक्ष की जरूरत भी पड़ी थी, उपाध्यक्ष चुना गया था। अब देखो एक चीज नई सामने और आ रही है। देखो पुरानी किताबों में क्वेश्चन आता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर होता है H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। लेकिन पिछले दिनों हरियाणा टैट की परीक्षा हुई थी, आज से कुछ समय पहले, लगभग 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले परीक्षा हुई थी। उसमें प्रश्न आया था कि इनमें से कौन कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। 4 नाम दिए हुए थे, और वही आपको पता है वो युगम बनाने वाला क्वेश्चन होता है, केवल एक, वो कूट दे देते हैं उसमें, केवल 1 व 2, 1, 2 व 3 इस तरह दिया था। अब स्टूडेंट ने एक ही पढ़ा उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, तो उन्होंने केवल 3 भर दिया, भाई H.C. मुखर्जी था उसमें। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि पहला उपाध्यक्ष बना था H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और इसके बाद बने थे V.T. कृष्णामाचारी। आपको दोनों उपाध्यक्ष याद रखने पड़ेंगे। दूसरा उपाध्यक्ष कौन था? V.T. कृष्णामाचारी। यदि एक प्रश्न इस तरह हो पहला उपाध्यक्ष कौन बना था, तब आप लिख लेंगे H.C. मुखर्जी, ठीक है। या उपाध्यक्ष दे रखा हो, ऑप्शन में सिंगल दे रखा हो, तो आपको H.C. मुखर्जी भरना पड़ेगा, ठीक है। बाद में कौन बने थे? V.T. कृष्णामाचारी। इसके अलावा एक संवैधानिक सलाहकार था, सलाहकार बनाया गया था B.N. राव को, बेनेगल नरसिम्हा राव, जो कि इन्होंने ही संविधान का पहला प्रारूप पेश किया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरी मीटिंग जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने, आप याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। अर्थात भारतीय संविधान बनाने के क्या क्या उद्देश्य हैं, उन्हें बोला गया था उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें लिखा था अब हम एक भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, इनका ध्यान रखेंगे, अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे, SC ST का ध्यान रखेंगे, सबके न्याय का ध्यान रखेंगे। अर्थात जो जो बातें भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में लिखी हुई है, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई थी उद्देश्य प्रस्ताव में। संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। तो ये आपकी पहली 3 मीटिंग थी, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। आपका क्वेश्चन बनता है संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ना तो लिखा स्थायी और ना लिखा अस्थायी। जब वो स्थायी अस्थायी नहीं पूछ रहा, इसका मतलब यही है कि वो स्थायी की ही बात कर रहा है। यदि प्रश्न हो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि अस्थायी और प्रथम अध्यक्ष लिखा आ जाता है, तब आप क्या भरेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। 3 मीटिंग हुई थी। एक तरफ देश के अंतर्गत संविधान का निर्माण हो रहा था, अर्थात दिल्ली के अंदर मीटिंग्स हो रही थी। दूसरी तरफ आपको बता देता हूं, भारत के वायसराय, अंतिम वायसराय आए थे माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय आते हैं फरवरी 1947 में, क्योंकि फरवरी 1947 तक कार्यकाल किसका रहा था? वेवेल का। इसके बाद वायसराय कौन आए? माउंटबेटन। अब माउंटबेटन यहां पर आके स्थिति जायजा लेके वापस चले गए, वापस गए लंदन, और लंदन से वापस आते हैं एक योजना को लेके। मतलब उन्होंने क्लेमेंट एटली से बात की और एक योजना लेकर आए जिसे कहते हैं 3 जून की योजना। 3 जून की योजना, या इसको कहते हैं माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947, या इसे क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना। कुछ किताबों में इसको बाल्कन प्लान भी कहा गया है, यह बात आप याद रखना, इसी को कहा जाता है माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना। देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी पिछले क्लास में, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर प्रश्न आ जाता है भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था, बच्चे उसमें गलती से उत्तर भर देते हैं कैबिनेट मिशन। जबकि मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, वो केवल संविधान बनाने आया था। उसने ये नहीं कहा था कि मुझे भारत का अलग संविधान बनाना है और पाकिस्तान का अलग संविधान। ये चीज आप याद रखेंगे, पिछली क्लास में मैं जिक्र कर चुका हूं इसका, कि जिस जिस चीज ने पाकिस्तान निर्माण की बात को खत्म किया उन्होंने, वो चीज उनको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है।
तो 3 जून माउंटबेटन योजना इन्होंने बोल दिया कि भारत का विभाजन, अर्थात भारत में 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। दोनों अधिराज्य जब तक संविधान नहीं बनता 1935 अधिनियम पर काम करेंगे। ये सारी बातें इन्होंने कह दी। और यहां पर इन्होंने कुछ चीजें सामने रखी कि आपको बोला कि रियासतों का एकीकरण कर सकते हैं आप, जो रियासत जहां जाना चाहती है वो जा सकती है। देखो 2 बातें थी, याद रखनी पड़ेगी। नंबर 1 बात कि रियासतें अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है, और दूसरा कोई भी रियासत है ना उसको कोई छूट नहीं मिलेगी, अर्थात स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। कोई भी रियासत स्वतंत्र नहीं रह सकती। एक छूट रियासतों को दे दी और एक छूट सरकार को दे दी कि कोई भी रियासत जहां जाना चाहती है वो जहां चली जाए, भारत या पाकिस्तान। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि वो कहता है कि कोई भी रियासत स्वतंत्र नहीं रह सकेगी। ये बात किसने की? माउंटबेटन ने। अब रियासतें तो लगभग सारी शामिल हो गई थी। 3 रियासतों ने अड़चन डाली थी, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। छोटा सा किस्सा है, ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि गांधी जी ने भी यही बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। देखो अगर हम बात करते हैं विभाजन के समय की, कुछ लोग कहते हैं नेहरू जी ने साइन कर दिए 370 पे, ये कोई बात नहीं हुई। अब सबसे बड़ी बात होती है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि इस चीज को, ये हुआ क्यों 370, क्या जरूरत क्या थी, और अगर वर्तमान समाप्त कर दिया है तो पहले क्यों नहीं किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है। तो ये समझ लीजिए कुछ देश के कुछ हालात थे, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूंगा वह नेता गलत था, भाई नेहरू जी के विचार सही नहीं थे या ठीक है, नहीं, उस समय देखो परिस्थिति के हिसाब से भारत को संभालने वाली बात अलग थी। हाँ अगर बात ये थी कि अगर शायद अगर बात सरदार पटेल के हाथ में होती तो थोड़ा हम परिवर्तन देखते उसमें, क्योंकि पटेल जो है उनकी अप्रोच अलग थी उस समय, तो थोड़ा परिवर्तन शायद देखने को मिलता उस समय। ठीक है, अब हुआ क्या, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। कश्मीर के राजा जो थे उनका नाम था हरि सिंह। जूनागढ़ के अंदर बैठे थे मोहब्बत खां, जिसे महावत खां भी लिखा हुआ है कई किताबों में, मोहब्बत खां भी लिखा हुआ है, दोनों नाम आप ध्यान रखना। तीसरा हैदराबाद में होते थे निजाम उस्मान अली बेग, ये निजाम हुआ करते थे उस्मान अली बेग। अब क्या होता है, कश्मीर के राजा हरि सिंह, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ की जो प्रजा थी वो हिंदू थी, ये सॉरी प्रजा मुस्लिम थी, राजा हिंदू थे। इन दोनों की प्रजा हिंदू थी और राजा मुस्लिम थे, तो इनका एक तो रिलीजन जो है वो मैच नहीं हो रहा था। दूसरी बात ये थी कि ये डिसीजन ले नहीं पा रहे थे अपनी प्रजा के कारण। जूनागढ़ जो था ये चाहता था मैं पाकिस्तान में जाऊं, भाई मोहब्बत खां ये तो दबाव में था, बताते हैं कि उस समय इनके दीवान जो थे शाहनवाज भुट्टो, ये उनके दबाव में था कहीं ना कहीं। और हैदराबाद कहते हैं उस्मान अली बेग, ये स्वतंत्र रहना चाहता था कि हम तो निजाम है, निजाम कभी किसी के अधीन हुआ ही नहीं, तो इसलिए स्वतंत्र रहना चाहता था। कहने का मतलब कह सकते हैं कि भाई उस समय के हिसाब से एटीट्यूड के शिकार थे ये। तो अगर हम बात करते हैं कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की, तो इन तीनों को शामिल करने के लिए पटेल की बहुत अहम भूमिका रही। सबसे पहले पटेल मिलते हैं हरि सिंह से, जो कि हरि सिंह ने क्लियर बना कर दिया कि मैं किसी भी अभी ना भारत में शामिल हो सकता ना पाकिस्तान में। इस समय इन्होंने मना किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने मीटिंग की तो उन्होंने उनको भी मना कर दिया था। लेकिन इसी समय क्या हुआ था कि पाकिस्तानी सेना के जो रेंजर्स थे कुछ, वो घुस गए थे भारतीय सीमा पे, और जो वर्तमान अपने कहते हैं क्षेत्र पीओ के क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इस समय जब जैसे पीओ के क्षेत्र में सेना घुस गई तो कश्मीर के राजा हरि सिंह परेशान हो गए, इनको टेंशन हुई कि इस प्रकार तो ये हड़प लेंगे इस क्षेत्र को। तब इन्होंने फटाफट नेहरू को बुलाया और एक शर्त सामने रखी कि मैं आपके सामने, कहते हैं एक समझौता सामने रखा कि मैं भारत में शामिल होने को तैयार हूं, अर्थात मैं विलय पत्र पर तैयार हूं साइन करने के लिए, परंतु आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि कश्मीर के संविधान का एक अलग प्रारूप बनाना होगा, एक अलग प्रारूप चाहिए। वही प्रारूप आगे चल के वो कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा बना था अनुच्छेद 370 के तहत। तो आपको ध्यान रखना होगा कि विलय पत्र पर इन्होंने साइन करने की, विलय पत्र पर ये साइन तो कर दिया, परंतु इनकी मांग जो रखी थी, पटेल साहब ने कहा भाई देखा जाएगा जो है वो मानेंगे, एक बार इनको शामिल करो। और इसीलिए कश्मीर जो रियासत थी वो विलय पत्र द्वारा कहाँ शामिल हो गई, भारत के अंदर। ये सारी घटनाएं 1947 के बाद की हैं, ये घटना तो 1948 की, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात 47 की दूसरी घटना जूनागढ़ जो था वो कश्मीर की रियासत थी, जूनागढ़ जो था भारत की रियासत थी, लेकिन जूनागढ़ शामिल, बताते हैं कि उस समय गजट पे प्रकाशित कर दिया जूनागढ़ के राजा मोहब्बत खां ने कि जूनागढ़ कहाँ शामिल कर रहे हैं, पाकिस्तान में। अब इन्होंने पाकिस्तान का जैसे ही बताया कि पाकिस्तान में शामिल कर रहे हैं, और आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जन्म ही जिनका कहाँ हुआ था, गुजरात में। इनका जन्म 1875 में हुआ था 31 अक्टूबर को। तो ये कभी भी नहीं चाहते थे कि जूनागढ़ जैसी रियासत कहाँ शामिल हो,
ये भारत में जो मतलब राजपूताना के जो नीचे वाला हिस्सा है ये पाकिस्तान में चला जाए। इसीलिए बताते हैं कि तरीके 4 होते हैं, साम दाम दंड और भेद। भाई साम मतलब समझाना, समझाने से तो कोई नहीं मानने वाला में से। दाम मतलब पैसा देना, तो पैसा दाम यहाँ पर दिया गया था, एक विशेष राज्य का दर्जा मिला कश्मीर को। दंड, दंड मिलेगा हैदराबाद को। भेद होता है कि एक अलग रास्ता निकालना। तो भेद कूटनीति का सहारा लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और जूनागढ़ के अंदर जितनी सेवाएं थी सारी बंद करवा दी, क्योंकि इन्होंने डिसीजन ले लिया हम कहां जा रहे हैं, पाकिस्तान में। जैसे वो मतलब उन्होंने सेवाएं बताते हैं, डाक सेवाएं, रेल सेवाएं, ये सारी सेवाएं बंद हुई तो जनता ने बगावत कर दी इसके खिलाफ, राजा के खिलाफ, और ये डर गया। ये तो डर के अपनी फैमिली को लेकर निकल गया पाकिस्तान। अब क्या होता है, यहाँ का दीवान था शाहनवाज भुट्टो। बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात शाहनवाज भुट्टो जी, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, जिनका बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हो गई थी 2007 में। उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो, जुल्फिकार के पिता शाहनवाज भुट्टो, अर्थात बेनजीर भुट्टो के दादा थे ये शाहनवाज भुट्टो। बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात वहां तक पहुंचा दी गई, माउंटबेटन तक, जिन्होंने कहा था कि कोई दबाव किसी रियासत पर नहीं बनाया जाएगा। अब पटेल साहब, उनसे बात की गई कि हमने तो मना किया था कि आप रियासत पर दबाव नहीं बनाएंगे, आप तो गला दबा रहे हैं इनडायरेक्टली। तो पटेल साहब कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, वो तो शामिल होना चाहते हैं। वहां की जनता जो है वो हिंदू है और वो शामिल कहाँ होना चाहती है, भारत में। और यदि आपको कोई किंतु परंतु लगता है तो आप यहाँ पर एक पब्लिक वोटिंग करा लो, अर्थात जनमत संग्रह करवा लो। और जनमत संग्रह कराया गया तो 90% जनता ने बोला कि हमें भारत में शामिल होना है। इसलिए जनमत संग्रह द्वारा कहाँ शामिल हो गई, जूनागढ़ कहाँ शामिल हो गया, भारत के अंतर्गत। याद रखना, विलय पत्र द्वारा कौन शामिल हुआ, कश्मीर। जनमत संग्रह द्वारा कौन शामिल हुआ, जूनागढ़। तीसरा मैंने बताया साम दाम दंड और भेद, तो दंड किसको दिया गया, हैदराबाद को। देखो उस्मान अली बेग बताते हैं कि माउंटबेटन ने स्वयं 5-6 बार पत्र लिखा था इसको कि आपको किसी ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो भारत में शामिल होना पड़ेगा या पाकिस्तान में, आप स्वतंत्र नहीं रह सकते। ये बात किसने कही थी, माउंटबेटन ने। 6 बार बताते हैं लेटर भी लिखा, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। अब एक ऐसा दिन आता है 20 जून 1948 का कि माउंटबेटन यहां से चले जाते हैं और नए भारत के गवर्नर बनते हैं प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी के समय क्या होता है, उस्मान अली बेग, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब इन्होंने कहा भाई अब इसको आड़े हाथ लेते हैं, अब इसको देखते हैं भाई। ये वो बताते हैं, कहावत कहते हैं कि 1.5 शाना बनना, ज्यादा चालाक बनना, तो ये 2.5 शाना बनने का प्रयास कर रहा था। और 2.5 शाने को इन्होंने क्या किया, इसको एक धमकी दी कि अब ये बताओ कि माउंटबेटन तो चले गए वापस यहाँ से कार्यकाल समाप्त करके, अब आपके पास ऑप्शन ये है, बताओ कि भारत में कब शामिल होना है। तब इन्होंने बोला कि भाई अपने तो स्वतंत्र रहेंगे, निजाम हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। तब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सैन्य कार्यवाही की, आप इसे सैन्य कार्यवाही नाम दे सकते हैं, पुलिस कार्यवाही। और यहाँ पर एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया। भाई सेना के इस अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो, क्योंकि उस समय बताते हैं पोलो के सर्वाधिक ग्राउंड हैदराबाद में थे। और सैन्य कार्यवाही द्वारा हैदराबाद रियासत को कहाँ शामिल किया गया, भारत में शामिल किया गया। तो इन 3 रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनकी अहम भूमिका रही थी। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका नजरिया कुछ और तरीके का था। बहुत अच्छी बात मानते हैं कि बहुत बड़ा योगदान दिया था भारत में इन 3 रियासतों को शामिल करने का। आपको पता होगा सरदार, उनकी उपाधि जो थी सरदार, जो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उस समय उनको सरदार की उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को। और हाल ही में थोड़े समय पहले उनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ यूनिटी जी जो है वो बनाया गया है गुजरात में। तो एक तरफ भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर की मीटिंग्स चल रही थी, दूसरी तरफ रियासतों का एकीकरण हो रहा था। तो संविधान सभा के दूसरे चैप्टर में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और जो हमारा इंडियन अकेडमी का जो ऐप है, इंडियन अकेडमी श्री गंगानगर का इंडियन लर्निंग ऐप, आप वो प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करके हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।